ऑलराइट। अच्छा, चलें। अब हम सवाल लेते हैं, बहुत ही मजे का सवाल है। इस सवाल से ना काफी चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि हमने कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैंने एक सवाल दिया था बच्चों को, और वो सवाल ये था कि प्रिंट अ टेबल ऑफ एनी इनपुटेड नंबर बाय द यूजर ऑन स्क्रीन एंड द रेंज ऑफ द टेबल इज 12। सवाल समझो पहले। अच्छा भाई, ये भी बड़ा मसला है कि एग्जाम में बच्चों को सवाल ही समझ में नहीं आता। बच्चे कहते हैं कि सर ये लिखा हुआ क्या है, इसका क्या मतलब था, हमें तो पता ही नहीं चला। तो अब इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट वाली क्लास हम फिर कभी रखेंगे, लेकिन अभी मैं सवाल समझा देता हूँ। सवाल ये है कि भाई, यूजर की तरफ से एक नंबर आया इनपुट, यानी हमने यूजर को प्रॉम्प्ट किया कि एक नंबर का इनपुट दो। यूजर ने दे दिया एक नंबर इनपुट। अब हमने ना उस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है स्क्रीन पे। जैसे हम बचपन में टेबल नहीं पढ़ते थे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, और इस तरह से भाई ये वाला टेबल चाहिए स्क्रीन पे बना हुआ। और उस नंबर का चाहिए जिसको यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है। और कहां तक टेबल होना चाहिए, 12 तक होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। आई होप यू गेट द क्वेश्चन राइट। अगर सवाल भी समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना। अब इस सवाल पे हम काम करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने करना क्या है। देखो भाई, ये लिखा हुआ है कि भाई, अ, जैसे ये है फॉर्मेट हमारे पास एक टेबल का। ये फॉर्मेट है, अब इसको गौर से देखो कि भाई ये फॉर्मेट है। हमने ना स्क्रीन पे आउटपुट यूं चाहिए हमें। और अगर आप मुझसे कहेंगे कि लेट सपोज कि ये करके भी हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिखा सकते हैं क्या ऐसा आ सकता है स्क्रीन में, तो मैं आपको शो कर दूंगा कि हाँ ऐसा आ सकता है। अच्छा, ये फॉर्मेट में हमें टेबल चाहिए, 12 तक चाहिए, कैसे करेंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले यूजर से तो इनपुट लिया जाएगा ना वो वाला नंबर, तो इसका मतलब तो सिंपल सा ये हुआ कि हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसमें हम यूजर से एक वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो पहला काम हमने यही किया, हमने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल जिसका नाम रखा नंबर। नम नम नाम रख दिया, नंबर की शॉर्ट फॉर्म आप पूरा रख दें, जो भी रख दें आपके ऊपर है। तो भाई नम नाम का वेरिएबल लिया हमने और उसकी डाटा टाइप रख दी इंटीजर। इंटीजर क्यों रखी कि भाई हमने जो टेबल प्रिंट कराना होगा ना वो मोस्टली एक होल नंबर का ही होगा, पॉइंट वाले नंबर का तो कोई भी टेबल प्रिंट नहीं करवाता। फिर हमने यूजर को आउटपुट के अंदर प्रॉम्प्ट किया कि भाई एंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। ये हमारी अपनी बनाई हुई लाइन है, इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना होते हैं ना कोई बताता है सही। उसके बाद हमने इनपुट ले लिया नम नाम के वेरिएबल के अंदर। अब भाई यूजर ने मिसाल के तौर पे 6 का इनपुट दे दिया कि भाई 6 का टेबल प्रिंट करवाना है। ओके, अब आते हैं कि हमने किया क्या। एक ही लाइन में इतना कुछ है कि मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ फिर हम बात करते हैं। अब इससे पहले वो चीज रिलेट करो जो मैंने तुम्हें आउटपुट के फंक्शन की बताई थी ना, कि आउटपुट के फंक्शन में दो काम हो सकते हैं। एक, यूजर को कोई प्रॉम्प्ट किया जा सकता है, कोई मैसेज डिस्प्ले कराया जा सकता है, ठीक है, जो भी एज इट इज हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना हो। एक तो वो काम है। दूसरा काम क्या है, किसी वेरिएबल की वैल्यू कॉल की जा सकती है। और तीसरी वर्किंग मैंने ये बताई थी आउटपुट के फंक्शन की कि इसमें आप दो ये वाली चीजों को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हो। यानी कि एक ही लाइन में, बेटा ये एनोटेशन ड्रॉ नहीं करें, एक ही लाइन, इसको रिमूव कर दें, एक ही लाइन में तुम आउटपुट पे प्रॉम्प्ट भी शो करा सकते हो और वैल्यू का इनपुट भी ले सकते हो। ये बात हमने की थी पहले, ठीक है। अब हमें ना बस कैसे करना होता है, एक सेपरेटर का यूज करना होता है जिसको हम कॉमा कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उसको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं सेपरेटर। सेपरेटर का यूज करके हम एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, एक वैल्यू भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये काम मल्टीपल टाइम भी हो सकता है, यानी अगर कोई ये कहे कि एक ही आउटपुट के फंक्शन के अंदर मैं यही काम क्या दो दफा करवा सकता हूं कि दो अलग मैसेज, दो अलग वैल्यूज डिस्प्ले, यस करवा सकते हो। जितनी दफा ये काम रिपीट करना है उतनी दफा बस आपको सेपरेटर यूज करना होगा, अदरवाइज इसकी कोई भी खासी लिमिटेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहली बात यह कि भाई सवाल कह रहा है कि रेंज है टेबल की 12 तक, तो इसका मतलब है कि एक्सक्यूज मी फॉर सर। के जो, जी जी बोलिएगा। सर आप ये बोल रहे हैं कि हम एक ही प्रोग्राम में दो नंबर का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आउटपुट के फंक्शन के अंदर दो अलग मैसेजेस, दो अलग वेरिएबल्स की वैल्यूज, या तीन मैसेजेस या तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज, भाई इस तरह की कोई भी सेटिंग की जा सकती है, ये कह रहा ओके, हूं। लाइक कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। यस, यू ओके। कैन मल्टीपल टाइम concatenate some things in the in a ओके। single output function। ये बेसिक बात ही हो रही। अच्छा,
दो अलग नंबर्स का इनपुट तो मतलब टेबल तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि प्रिंट हो सके, क्योंकि उसके लिए तो फिर आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, एरेज बनाने पड़ेंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलें खैर वापस आते हैं। अब मैंने फॉर का लूप शुरू किया और जो रेंज बनानी थी टेबल की वो मैंने काउंटर की रेंज बना दी 1 से लेकर 12 तक। यहां तक तो कोई मसला नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। जो भी रेंज सवाल में डिफाइन की जाएगी वो रेंज आप काउंटर की बना देंगे, ठीक है। अब उसकी बॉडी पे आ जाओ। हमने कहा आउटपुट। अब भाई देखो, अब सारा मसला शुरू होता है। सबसे पहले ना हमें आउटपुट ड्रॉ करना होगा ताकि इस सवाल को समझा जा सके। मुझे आउटपुट पे सबसे पहले दिख रहा है 6। अब ये जो 6 है ना भाई, ये मुझे बताओ कि ये क्या है। ये जो 6 है ना, ये नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू है असल में। ये 6 नहीं है, मतलब यहाँ पे कहीं प्रोग्राम में 6 नहीं दिखेगा, बल्कि 6 वो नंबर है जो यूजर से इनपुट लिया गया था और हमने स्टोर करवाया था नम नाम के वेरिएबल के अंदर। तो हमें उसकी वैल्यू कॉल करनी है स्क्रीन पे सबसे पहले, क्योंकि एज पर द फॉर्मेट ऑफ द टेबल हमें सबसे पहले यही चीज दिखाई दे रही है। क्या ये बात सही है? यहां तक किसी को कोई इशू अगर हो तो बता देना। अच्छा, तो भाई हमने सबसे पहले क्या किया, आउटपुट के फंक्शन के अंदर हमने नम की वैल्यू को कॉल कर दिया। तो जैसे ही हमने आउटपुट के फंक्शन के अंदर नम की वैल्यू को कॉल किया ना, तो स्क्रीन पे सबसे पहली चीज जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, नम की वैल्यू, जो कि यूजर ने इनपुट दी थी। ओके, हमने वो डिस्प्ले करा दी। अब उसके बाद हमने जो फॉर्मेट के हिसाब से देखा वो है कि एक एक मल्टीप्लाई का साइन जो है ना वो चाहिए हमें स्क्रीन पे। बट अगर आप टेक्निकली देखें इसको, तो कंप्यूटर के अंदर जो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, अगर अगर एरिथमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, तो वो स्टैरिक होता है। स्टैरिक यूज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बट दैट इज फॉर द कैलकुलेशन पार्ट। सही है। अगर मुझे स्क्रीन पे यू मल्टीप्लाई का साइन चाहिए ना भाई, तो मुझे यहाँ पे स्मॉल एक्स यूज करना होगा। सही है, जस्ट टू डिस्प्ले द फॉर्मेट ऑफ द टेबल, ये समझा रहा हूँ। हाँ, कहने को आप यहाँ पे स्टैरिक भी एज अ प्रिंट करवाने को करवा सकते हैं, लेकिन जो हम मैंने कहा ना बचपन से जो टेबल का फॉर्मेट देखते आ रहे हैं तो उसमें यू बना हुआ होता है ना, तो दैट इज द स्मॉल एक्स, नॉट द मल्टीप्लीकेशन साइन, राइट। अच्छा, अब ये जो है, ये जो स्मॉल एक्स है, क्या ये किसी वेरिएबल की वैल्यू है? ये किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, बल्कि ये वो चीज है कि जो मुझे, अगर 12 तक की रेंज है ना, तो हर लाइन में एज इट इज लिखी हुई चाहिए। ना ये किसी वेरिएबल की वैल्यू है, ना इसका मैंने इनपुट लिया है, कुछ भी नहीं किया। तो जो चीज मुझे एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवानी होती है बेटा, वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं आउटपुट के फंक्शन के अंदर कोटेशंस के अंदर लिख देता हूँ सिंपली, और वो चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है। उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने यही किया, मैंने सेपरेटर का यूज किया यहाँ पे, और मैंने कोटेशंस के अंदर एक्स लिख दिया, स्मॉल एक्स। तो पता ये चला कि सबसे पहली चीज जो मेरे पास प्रिंट होगी स्क्रीन पे वो नम नाम की वैल्यू डिस्प्ले होगी, और उसके बाद एक स्मॉल एक्स हो जाएगा। तो अगर मैं यहां तक की बात कर लूं तो अभी का आउटपुट ये बनेगा 6x। अभी तक का आउटपुट ये बन रहा है 6x, ठीक है। अब आ जाओ वापस। अब ये जो सीरीज चलती है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब अगर तुम जज करो कि ये जो सीरीज चल रही है ये असल में क्या है, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये तो काउंटर वाले वेरिएबल की वैल्यूज हैं। क्योंकि हर लाइन में ये वैल्यू बढ़ रही है ना, पहले 1 से शुरू हो रही है, फिर 2 पे जा रही है, फिर 3 4 5 6 7 8 12 तक जाएगी। तो पता ये चला कि टेबल के अंदर जो ये वाली वैल्यूज का पार्ट है ना, जो ये जाएगा 12 तक, ये असल में काउंटर नाम के वेरिएबल की वैल्यूज हैं। दैट्स वाई मैंने क्या किया कि 6x तक तो चलो मिल गया था मुझे, अब ये जो 1 2 की सीरीज चाहिए ना, ये है काउंटर की वैल्यू। तो मैंने एक सेपरेटर का यूज किया और यहाँ पे काउंटर नाम के वेरिएबल को कॉल कर दिया। तो पता ये चला कि काउंटर की जो भी करंट वैल्यू चल रही होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ चुका है बेटा, 6x, और अगर काउंटर 1 है तो मिसाल के तौर पे 1, तो 6x 1 आ चुका है मेरे पास अब तक। अब मुझे चाहिए इक्वल्स टू, स्क्रीन पे लिखा हुआ। अब अगेन मैं इक्वल्स टू के लिए वही सेम बात रिपीट करने जा रहा हूं कि क्या इज इक्वल्स टू जो है, इज इक्वल्स टू जो है, क्या वो किसी वेरिएबल की वैल्यू है? क्या हमने यूजर से उसका कोई इनपुट लिया है? नहीं, बल्कि मुझे हर लाइन पे आइडेंटिकली वो चीज लिखी हुई चाहिए।
ये ना किसी की वैल्यू है ना इनपुट लिया है। तो जो चीज ना किसी की वैल्यू होती है ना इनपुट लिया होता है, बल्कि वो लाइन पे एज इट इज डिस्प्ले करा रहा, तो अगेन वो लाइन वो चीज कोटेशंस के अंदर लिख दो। कंपाइलर उसको एज इट इज पेस्ट कर देगा हमारा, जो इमेजिनरी कंपाइलर है, राइट। तो मैंने क्या किया कि काउंटर नाम के वेरिएबल के बाद एक सेपरेटर का यूज किया, और दोबारा से कॉन्कैटिनेशन शुरू की, और कोटेशंस लगा के इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने। ठीक है, इज इक्वल्स टू लिख दिया। अब हमारे पास अब तक के आउटपुट के हिसाब से 6x1 इक्वल्स टू ये आ चुका है, ये स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब आएगा मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या है भाई? जो असल में कैलकुलेशन है, दैट इज द मेन पार्ट, राइट। कि अगर कैलकुलेशन ही नहीं है तो फिर तो टेबल का मकसद ही फौत हो गया ना। तो अब आ रही है कैलकुलेशन, वो कैसे करनी है। अब देखो, अगर तुम गौर करो कि 6 हो रहा है मल्टीप्लाई 1 और आंसर आ रहा है 6। चलो इस लाइन को छोड़ो, 6 हो रहा है मल्टीप्लाई 3 से, आंसर आ रहा है 18। ऑल राइट। अब ये चेक करो कि 6 किस वेरिएबल की वैल्यू है, तो तुम फौरन से बताओगे कि सर 6 जो है ना नम की वैल्यू है। ओके। और 3 किसकी वैल्यू है बेटा? 3 है काउंटर की वैल्यू। तो अगर मैं नम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दूं काउंटर की वैल्यू से, तो क्या 18 आ जाएगा? अगर थर्ड आइटरेशन पे हूं मैं, तो क्या 18 आ जाएगा? यस, आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर की वैल्यू तो देखो 1 से लेके स्टार्ट होती है, खुद ही आगे बढ़ती रहती है, उसमें तो हम कुछ भी नहीं, उसको हम नहीं छेड़ रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम नम की वैल्यू को काउंटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो टेबल में जो जिस लाइन पे जो आंसर आना होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। कैसे? काउंटर स्टार्ट होगा 1 से, 1 को नम से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ गया, काउंटर नेक्स्ट होके 2 हो जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, काउंटर नेक्स्ट होके 3 हो जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगा, एंड सो ऑन। दैट्स हाउ वी डू इट, राइट। तो मैंने यही किया, मैंने इज इक्वल टू के बाद सेपरेटर का यूज किया और नम नाम के वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया काउंटर की वैल्यू से। अब प्रोग्रामिंग के अंदर अगर तुम स्टैरिक का यूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई के लिए एज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर काउंट हो जाता है, यानी वो कैलकुलेट कर लेता है। तो इसका कलेक्टिव आउटपुट जो आएगा ना स्क्रीन पे, अगर मिसाल के तौर पे काउंटर चल रहा है 3, ठीक है, तो नम की वैल्यू है 6, काउंटर की वैल्यू है 3। तो इस लाइन इस स्पेसिफिक चीज का जो कलेक्टिव आउटपुट आएगा ना, वो 6 into 3 नहीं शो होगा स्क्रीन पे, बल्कि इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू शो होगी स्क्रीन पे, जो कि है 18। क्योंकि जब भी हम कोई ऑपरेटर्स यूज करते हैं ना, तो उनकी अलग अलग वैल्यूज नहीं जाती स्क्रीन पे, बल्कि जो काउंटेड वैल्यू होती है ना वो जाती है। अगर ऐड करना होता तो ऐड होके वैल्यू जा रही होती, डिवाइड करना होता तो डिवाइड होके जो वैल्यू आती वो स्क्रीन पे जा रही होती, एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा कि अब मेरे पास आउटपुट में क्या क्या आ चुका है? 6x1 = 6। अब ये फॉर्मेट मेरा हो गया कंप्लीट, ये लाइन पूरी करने के बाद। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, बस नेक्स्ट किया काउंटर को। अब देखो, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हमें एक लाइन दिखेगी स्क्रीन पे लिखी हुई, ये वाली, एंटर अ नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। सबसे पहले तो हमें ये लाइन मिलेगी। ओके। उसके बाद हम इनपुट ले लेंगे नम नाम के वेरिएबल के अंदर। सही है, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर होगी आप लोगों को, आई नो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जब हमने फॉर का लूप स्टार्ट किया ना बेटा, तो हमने एक रेंज बनाई काउंटर की 1 से लेके 12 तक की। अब समझो कि काउंटर स्टार्ट होगा 1 से, 1 काउंटर की पहली वैल्यू है, ये चेक करेगा कि क्या 1 1 से लेकर 12 तक की रेंज के अंदर है, वो कहेगा यस दैट्स ट्रू। अगर है तो बॉडी पे आ जाओ। अब वो सबसे पहले क्या करेगा, जो नम नाम की वेरिएबल के अंदर वैल्यू यूजर ने इनपुट की है, मिसाल के तौर पे 9 की है, तो वो सबसे पहले स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 9। उसके बाद वो आगे चलेगा, वो देखेगा अच्छा एक्स लिखा हुआ है कोटेशंस के अंदर, भाई जो भी लिखा हुआ है वो उसको इग्नोर करेगा और एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा। फिर वो कहेगा काउंटर की वैल्यू कॉल करना है। अब काउंटर की वैल्यू अभी क्या चल रही है? 1, तो 1 को कॉल कर देगा। फिर आगे कोटेशन में कोई चीज लिखी हुई है, जो लिखी हुई है एज इट इज पेस्ट कर दिया। उसके बाद वो कहेगा नम नाम की वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है काउंटर की वैल्यू से। ओके, तो 9 इज द वैल्यू फॉर नम एंड 1 इज द वैल्यू फॉर काउंटर। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 9, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देगा 9। फिर क्या होगा? नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर, नेक्स्ट काउंटर से क्या होगा? काउंटर की वैल्यू अब हो जाएगी 2।
नाउ द काउंटर इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 2। ओके, अब यही 2 जो है वो चेक होगा इस रेंज के अंदर, रेंज हो जाएगी ट्रू कि हाँ इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है। फिर ये करेगा आउटपुट में नम की वैल्यू को कॉल सबसे पहले, तो नम की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, नम की वैल्यू है 9। फिर ये आगे जाएगा कहेगा अच्छा एक्स लिखा हुआ एक्स कॉपी कर देगा, फिर ये कहेगा काउंटर क्या वैल्यू है, कहेगा 2 इज इक्वल टू लिखा हुआ इज इक्वल टू पेस्ट कर देगा, और दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 18। सिमिलर 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 ये करेगा काम किसके लिए, फिर नेक्स्ट काउंटर करेगा, काउंटर की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगी, और ये हर दफा यही कैलकुलेशन करता रहेगा, और इसी फॉर्मेट में टेबल आगे 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 चलता चला जाएगा। अच्छा, अब इस तरह से ये पूरा टेबल आपका प्रिंट हो जाएगा एक फॉर के लूप को यूज करते हैं। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। और इस प्रोग्राम के अंदर मजीद मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, जिसका मैं अभी थोड़ी देर में आपसे तस्करा कर लेता हूँ। पहले ये बताओ कि ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसमें अगर कोई सवाल है किसी का तो पहले वो पूछो, अगली बात करने से पहले। हाँ बच्चों, सवाल पूछोगे? सर इस क्वेश्चन में अगर हम कोई स्पेसिफिक रेंज ऐड करना चाहें तो बिल्कुल, हम उसको फिर मैं कैसे वही करेंगे? मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर इस स्पेसिफिक जो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको इसमें से कोई सवाल है तो पहले वो पूछ लें, वो वाली बात तो मैंने वैसे भी करनी है। कोई और? ओके, तो आई एज्यूम कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, तो नादिया का सवाल हम ले लेते हैं कि आपने कहा कि अगर कोई स्पेसिफिक रेंज ऐड कर, देखें इसके दो मतलब है। इसका एक मतलब तो यह है कि मुझे प्रोग्राम बनाने से पहले बता दिया गया है कि भाई कोई स्पेसिफिक रेंज है वो ऐड कर दो, तो वो तो बहुत ही सिंपल है। वो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 के बाद जो रेंज डिफाइन करनी है वहां पे मैं वो रेंज, मिसाल उसने कहा 50 तक करना है, मैंने कहा 50 लिख दो, 50 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है, वो ये कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई ये जो रेंज है ना कि कहाँ तक टेबल प्रिंट करना है, ये भी यूजर से इनपुट ले लो, और जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना है वो भी यूजर देगा, और उस नंबर का टेबल कहां तक प्रिंट करना है ये भी यूजर देगा। अच्छा, अब ये नई बात हो गई। अब इसके लिए मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले एक चीज तो एडिशनल चाहिए होगी, वो क्या, एक और वेरिएबल। एक और वेरिएबल चाहिए होगा कि जो यूजर से इनपुट लेगा क्या, रेंज। चलो, अब हमने एक वेरिएबल यहाँ पे एडिशनल बनाया, उसका नाम रखा रेंज, सेपरेटर आएगा बीच में दोनों के, और सेम डेटा टाइप रहेगी इंटीजर, आप समझ ही गए होंगे क्यों। अच्छा, अब एक एडिशनल काम यहाँ पे अब क्या होगा, अब मैं साइड एरो में बना के दे रहा हूँ। वो ये होगा कि हम बोलेंगे आउटपुट, यूजर को बोलेंगे कि भाई इनपुट एंडिंग रेंज कहाँ तक लेके जाना है तो वो एंटर कर दो। हम उसके बाद बोलेंगे इनपुट लो यूजर से, और किस वेरिएबल में इनपुट लो बेटा, अभी जो डिक्लेयर किया है रेंज का। अच्छा, अब रेंज में तो आ गया, मान लिया मैंने कि रेंज में वो वाली वैल्यू आ गई कि जहां तक यूजर को चाहिए है टेबल अपना प्रिंट करवाना, वो आ गया रेंज के अंदर। अब ये बताओ कि फॉर की बॉडी के यानी फॉर के पूरे लूप के स्ट्रक्चर के अंदर अब एक और मजीद चेंजेस मैंने करनी है, वो कोई बता दे कि मैं क्या करूं, आप में से कोई बताना चाहे? हाँ बच्चों, बेटा आई थिंक सो कि मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूँ और मैं बात भी कर रहा हूँ। काइंडली कोई बोले मुझे कि भाई नहीं आई बात समझ में तो भी बता दो, समझ आ गई तो भी बता दो, कोई जवाब तो दो। हाँ, जी सर, आई थिंक जो 50 लिखा हुआ आपने फोर काउंटर 1 to 50, 50 की जगह पे हम रेंज लगाएंगे। बहुत ही सही बात बोली है बेटा, आपका नाम क्या है? जी सिमाप। सीमा, बिल्कुल सही बात बोली है भाई उन्होंने, कि हमने चेंज यहाँ करना होगा कि जो ये जो फॉर के काउंटर की रेंज है ना भाई,
यहाँ पे हम अब लगाएंगे 1 2, एक मिनट, हम लगाएंगे, एक सेकंड, हाँ हम लगाएंगे 1 2 रेंज। इसका मतलब ये होगा कि भाई यूजर ने जो रेंज नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट की है ना, वो काउंटर के सेकंड रेंज की जगह पे पुट कर दो। अब मिसाल के तौर पे यूजर ने इनपुट किया कि भाई रेंज आनी चाहिए 75 तक, लेट्स सपोज। तो अब हमने जब रेंज को ही इस काउंटर की रेंज में एंटर कर दिया ना, अब सॉरी, थोड़ा सा ये दो वर्ड सेम हो रहे हैं, हमें रेंज के अलावा कोई नाम रखना चाहिए था। बट ये जो यूजर ने रेंज नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट किया ना वैल्यू, इसको काउंटर की रेंज के अंदर इस वेरिएबल को जब हम कॉल करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे काउंटर की रेंज जो है वो रेंज की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा कि अब रेंज की वैल्यू क्या है 75, तो अब काउंटर कहां तक जाएगा बेटा, 75 तक जाएगा। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। कि अगर आपको कोई रेंज भी यूजर से डिफाइन करवानी है तो जस्ट टेक अनदर वेरिएबल फॉर दैट, टेक एन इनपुट फॉर दैट, उसको काउंटर के अंदर उस वेरिएबल को कॉल कर दो, तो जो उस वेरिएबल की वैल्यू होगी ना, वो आपके काउंटर की रेंज बन जाएगी। दैट्स हाउ यू कैन टेक इनपुट ऑफ बोथ द थिंग्स। अच्छा, एक तो ये बता देना कि ये बात समझ में आई है नहीं, और 1 मिनट जरा इंतजार करो, बस मुझे 1 मिनट दे दो, मैं आ रहा हूँ, उसके बाद बात करते हैं। हाँ बच्चों, कोई सवाल था आपका तो पूछ लो, वरना एक और बात करते हैं। सर मुझे ये पूछना था कि यहाँ पर आपने रेंज काउंटर के ऊपर लगाई है, मतलब उसकी एक लिमिट है रेंज तक। लेकिन हम्म। अगर हम यूजर को ये हम चाहते हैं कि यूजर को एक हम स्पेसिफिक रेंज दें कि वो इस रेंज से इस रेंज तक के अंदर इनपुट दे सकता है, बहुत ही जैसे अच्छा नंबर सवाल की है। वैल्यू ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चाह रही हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों रेंज डिफाइन कर दे यूजर ही, ये चाह रही हैं? नहीं, हम यूजर को स्पेसिफिक रेंज दे रहे हैं कि वो फॉर एग्जांपल 100 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, 100 या 200 के दरमियान में ले सकते हैं, इस तरह से। अच्छा 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 अच्छा, ये कह रही हैं, ओके ओके ओके। क्या आप ये भी कह रही हैं कि कहाँ से कहाँ तक उसको करवाना है, ये भी शामिल कर दिया जाए? जैसे सर आपने इनपुट दिया कि हम यूजर से कोई भी नंबर ले रहे हैं, तो यूजर वन नहीं टू थ्री नहीं, फोर मैं ये फाइव नहीं सिक्स कह ले रहा, रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या आप ये भी कह रही हैं कि मिसाल के तौर पे 9 का टेबल प्रिंट करवाना है फ्रॉम 20 till 65? क्या ये बात तो नहीं कह रही आप कि स्टार्ट नो सर, हमने जहां से करना है वो भी बताओ, जहां एंड करना है वो भी बताओ? सर आई मीन कि यूजर को हम कह रहे हैं कि कोई भी नंबर वो ले ले एज इनपुट हम्म। फ्रॉम 100 to 200। ठीक है, ओके, और वो हम उसको वैलिडेट करवाएं, ये कह रही, जी आपका जी मकसद ये जी। है कहने का, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे यूजर यूजर को आप पहले तो प्रॉम्प्ट में बोलेंगे कि इनपुट एंडिंग रेंज, इसको थोड़ा सा ऐड कर दो कि भाई फ्रॉम 100 to 200। पहले बात तो ये हो गई। अब इसके बाद क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप करेंगे, इफ की कंडीशन को स्टार्ट करेंगे, और आप बोलेंगे कि इफ रेंज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 100, एंड, अब एंड का ऑपरेटर यूज होगा यहाँ पे, एंड रेंज इज लेस देन इक्वल्स टू 200। अब इसका जो देन पार्ट होगा ना,
उसके अंदर हम ये वाला पूरा पार्ट रख देंगे जो कि फॉर के लूप को ये चलाएगा। ठीक है, ये पूरा ये जो 3 लाइन है ना फॉर के लूप की, ये हम देन वाले के अंदर रखेंगे, यानी इंडेंटेड होगा फॉर, एक और दफा इंडेंटेड होगा इसके अंदर जाकर। और अगर ऐसा नहीं है कि रेंज की वैल्यू कुछ और डाल दी है उसने, तो फिर हम एक एल्स का पार्ट बनाएंगे और उसमें हम उसको कह देंगे कि भाई, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट का फंक्शन कॉल करके उसको कह देंगे कि इनवैलिड रेंज, तो फिर ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये होगा भाई, क्या ये बात सही है? बताएं। जी नादिया, आपको ये बात समझ में आई है? जी सर, क्लियर। ठीक सर है। नहीं समझ में आ रहा है। कौन कह रहा है भाई? बताएं, जरा नाम बताएं। जी मैं शमाइला। ठीक है। अच्छा, असल में इसलिए भी समझ में नहीं आएगी कि बहुत ही स्कैटर्ड बन गया है ना ये, इसको थोड़ा सा हम दोबारा से बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ से क्रिएट कर लें हम लोग? यहाँ से। चलो शुरू से कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। ये सवाल असल में बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको हम ले लें इन सवालों को, ताकि बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक और बात मेरी भी सुन लो, बल्कि नहीं, साथ ही सुना देता हूँ। चलो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बेटा? अच्छा, मैं एक ही पेन से काम कर लेता हूँ भाई, बहुत देर लग जाएगी वरना। हमने डिक्लेयर किया और एक हमने वेरिएबल ले लिया, नम नाम का वेरिएबल ले लिया, एक ले लिया रेंज नाम का। जिस भी लाइन में मसला लग रहा हो फौरन से सवाल कर लेना। दोनों की कलेक्टिव डेटा टाइप मैंने रखी इंटीजर। जल्दी से मैंने यूजर को प्रॉम्प्ट किया और मैंने ये कहा कि एंटर नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल। ये मैंने यूजर को प्रॉम्प्ट कर दिया और उसके बाद मैंने इनपुट लिया और इनपुट के अंदर मैंने नम नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू को यूजर के थ्रू स्टोर करवा दिया। उसके बाद मैंने यूजर से आउटपुट मतलब प्रॉम्प्ट करवाया यूजर को एक और कहा कि एंटर द एंडिंग रेंज बिटवीन 100 to 200। और उसके बाद मैंने इनपुट ले लिया रेंज नाम के वेरिएबल के अंदर। यहां तक तो भाई किसी को मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, दोनों में इनपुट ले लिया और यूजर को बस हमने अभी सिर्फ प्रॉम्प्ट में कहा है कि 100 से 200 तक की रेंज यस के इट्स अंदर क्लियर सर। इनपुट करना। सॉरी, क्या कह रही है? क्लियर है सर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम इस रेंज को वैलिडेट करेंगे। अच्छा, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर 7 का, वो आगे आ रहा है, उसमें हमने यही सारी बातें करनी है वैसे तो। लेकिन क्योंकि एक सवाल है तो हम पहले वो सवाल ले लेते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे और अब हम बोलेंगे कि अगर, तो हमें एक रेंज चेक करनी है कि यूजर ने जो रेंज नाम के वेरिएबल के अंदर दिया है ना इनपुट, उसकी एक रेंज चेक करनी है हमने। अच्छा, रेंज को हम एक और कोई नाम देते हैं ना, दो वर्ड बहुत सेम हो रहे हैं। रेंज को हम क्या बोले और भाई? कोई बोले वर्ड जल्दी से। हम रेंज नाम के वेरिएबल को कोई और नाम देना चाह रहे हैं, वरना दो चीजें ना मिक्सअप हो रही है। जल्दी नाम बोलो कोई, रेंज के अलावा क्या बोलते हैं उसको? लिमिट रख लेते लिमिट। सही है, लिमिट रख लेते हैं भाई। इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, नाम कोई भी रख लो, कोई टेंशन नहीं है, लिमिट रख लो। और इनपुट ले लिया हमने लिमिट के अंदर। ओके। अब हम कह रहे हैं कि अगर तो लिमिट के अंदर जो यूजर ने वैल्यू स्टोर करवाई है वो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 100 है। पहली बात जो उसमें पहली रेंज डिफाइन की गई है ना कि भाई 100 से 200 के दरमियान होनी चाहिए। तो अगर तो लिमिट की वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 100 है, और उसकी एक और कंडीशन भी है कि वो 200 से भी कम या इक्वल होनी चाहिए। मतलब या तो 100 है या 100 से बड़ी है, या तो 200 है या 200 से कम है। ये है बात। तो अब हम उस चीज को डिफाइन कैसे करेंगे कि इफ लिमिट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, एंड एंड का ऑपरेटर हम इसलिए यूज करेंगे कि एंड के दोनों तरफ जो बातें लिखी होती है ना, जब तक वो दोनों ट्रू नहीं होती तो एंड अगली चीज को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, यानी कलेक्टिवली उस कंडीशन को ट्रू नहीं होने देता। तो हमने लिखा कि एंड लिमिट इज लेस देन इक्वल्स टू 200, कि क्या लिमिट या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 होगी या लेस देन इक्वल्स टू 200 होगी।
अब ये कलेक्टिवली बात अगर सही होगी ना तो दूसरी बात एग्जीक्यूट होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये करेंगे, हम लिखेंगे देन, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, एक फॉर का लूप स्टार्ट, फॉर काउंटर इक्वल्स टू 1 to रेंज। सही है? नहीं, रेंज तो नहीं है, अब लिमिट हो गया ये, 1 to लिमिट। फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो गया है तो क्या होगा, अब वही होगा जो हमने वहां पे पूरी लाइन कॉपी पेस्ट मारी थी ना। अरे भाई भाई, रिस्पॉन्डिंग तो चला गया, ठीक है। अब काउंटर के फॉर के अंदर क्या होगा, अगर ये बात सही है वो रेंज का देखेगा, चेक करेगा, उसके बाद आउटपुट ले लेगा, और आउटपुट में हमें पता है कि हमने क्या करना है। हमने सबसे पहले नम नाम की वैल्यू को कॉल करवाना है, उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट करना है उसके साथ एक और चीज़ को, और वो क्या है, वो है एक्स, स्मॉल एक्स। उसके बाद हमने एक और चीज़ को की वैल्यू को कॉल करवाना है, और वो किस चीज़ की वैल्यू है बेटा, वो है आपके काउंटर की वैल्यू, ठीक है। एक सेकंड भाई, बार बार रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है। सॉरी, आप लोगों को ये डिले फेस करना पड़ता है, ये प्रोग्राम आई डोंट नो कि ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पे क्यों जा रहा है बार बार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने काउंटर की वैल्यू को कॉल किया, जो काउंटर की वैल्यू चल रही होगी वो आ जाएगी, और उसके बाद हमें एक और चीज कॉन्कैटिनेट करनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू, और उसके बाद हमने एक और चीज क्या कॉन्कैटिनेट करनी है यहाँ पे, और वो क्या है वो हम बात कर लेते हैं कि वो क्या है। ठीक है, ठीक। हाँ, और वो है नम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो काउंटर की वैल्यू से। ये सारी लाइन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना होगा, हमने नेक्स्ट करना होगा। और किसको नेक्स्ट करना होगा भाई, काउंटर को नेक्स्ट करना होगा हमने, जी। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देन के नीचे एल्स का पार्ट बनाना है, और उस एल्स के अंदर हमने एक आउटपुट का फंक्शन कॉल किया यूजर को प्रॉम्प्ट करने के लिए, और उसको हमने कहा यूजर को, क्या कहा हमने भाई, हमने यूजर को बोला, इधर अगर आप क्लास में हैं तो काइंडली मुझे बताएंगे कि आप भी वन नोट यूज कर रही हैं, आपको ये वाले कोई मसले फेस करने पड़ रहे हैं कि ये बार बार नॉट रिस्पॉन्डिंग में जा रहा है, कोई अपडेट आई है उसका इशू है या क्या है। नहीं हो रहा है मसला, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है भाई। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे सिर्फ ये कहेंगे कि इनवैलिड रेंज इनपुट इन बिटवीन 100 to 200, ये हमारा एरर मैसेज हो गया कि भाई इनवैलिड है रेंज, इनपुट करो 100 से 200 की रेंज के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होगा बेटा, सिंपल इज दैट, ये है कि हमने इफ के नीचे आके उसको एंड इफ करना है। इंडेंटेशन का ख्याल लाजमी रखिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रेंज है ना वो वैलिडेट हो जाएगी। अगर किसी को ये प्रोग्राम नहीं समझ में आया तो इट्स वेरी सिंपल, कि देखो जब हमने लिमिट के अंदर इनपुट ले लिया ना, तो इन्होंने एक सवाल किया कि अगर हमें चेक करना हो कि भाई वो लिमिट जो है, जो रेंज है, वो 100 से 200 ही होनी चाहिए, तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि भाई सिंपल इज दैट, ये है कि एक इफ की कंडीशन लगा दो, और वो इफ की कंडीशन के अंदर हम दोनों की रेंज को वैलिडेट करवा रहे हैं कि अगर तो लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है या लेस देन इक्वल टू 200 है, तो ही वो इस फॉर के लूप पे जाए देन के अंदर। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है यूजर ने या तो मिसाल के तौर पे 90 रेंज डाल दी, या 220 डाल दी, या 300 डाल दी, समथिंग समथिंग, तो इस हिसाब से वो देन वाले पार्ट को इग्नोर करेगा, और वो पहुंचेगा एल्स वाले पार्ट के ऊपर, और इन वो आउटपुट पे क्या शो करवा देगा बेटा, इनवैलिड रेंज इनपुट इन बिटवीन 100 to 200। अगर ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई है तो ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई भी सवाल है पूछ लो।
और फिर एक और चीज करने को दूंगा, वो कर लेना घर पे। वो चीज लाजमी आपने अटेम्प्ट करनी है। पहले बताओ कोई सवाल है या नहीं? तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हम सर अगर नंबर को भी रेंज दे दें, तो अगर फॉर एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर, तो हम इफ के साथ ही यहाँ पर नंबर की रेंज की लिमिट भी लगा सकते हैं इसी के साथ। अच्छा, इसमें आप ये बताएं। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, पहले तो मैं एक और बात कहना चाह रहा था जो आपने कह दी, उससे अगेंस्ट में एक और बात कहना चाह रहा था। वो ये कि भाई अगर तो कोई आपसे ये कहे कि ये जो स्टार्टिंग रेंज है ना, ये भी यूजर से लो, कि भाई ये भी यूजर देगा और ये भी यूजर देगा, कि भाई कहाँ से टेबल स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। अगर ये करना है तो आपने एक और वेरिएबल लेना है, जैसे लिमिट 1 कर दो इसको, और दूसरे को लिमिट 2 कर दो, या एक को स्टार्ट लिमिट कर दो और एक को एंड लिमिट कर दो। ठीक है, दोनों को इनपुट लेना होगा। और पहली लिमिट, लिमिट स्टार्ट ले लिमिट या लिमिट 1 यहाँ पे लिख दो 1 की जगह पे, और एंडिंग लिमिट या लिमिट 2 जो भी लोगे वो यहाँ पे लिख दो लिमिट की जगह। तो स्टार्ट और एंड दोनों यूजर से आ जाएगा। अब अगर मिसाल के तौर पे आपको लिमिट 1 की भी एक रेंज देनी है, जैसे यहाँ पे हमने दी है, और लिमिट 2 की भी एक रेंज देनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की अलग अलग रेंजेस देनी है, तो फिर आप जब इफ की कंडीशन इस्तेमाल करोगे तो नेस्टेड कंडीशन इस्तेमाल करोगे। इफ विद इन एन इफ, कि भाई एक नेस्टेड कंडीशन होगी कि एक तो लिमिट 1 की रेंज ये होनी चाहिए, और फिर एक उसके अंदर एक और इफ होगा देन के अंदर, कि भाई उसकी भी ये लिमिट होनी चाहिए, और फिर जाके उसके देन में एक फॉर का लूप चलेगा और वो ये काम करेगा। अगर तो तुम लोगों को, अच्छा अब जो आपका सवाल कि भाई अगर नंबर की भी रेंज चाहिए होगी तो नंबर की भी रेंज ले लो। और अब आपके पास फिर नेस्टेड के अंदर 3 इफ आ जाएंगे। एक नंबर को चेक करेगा, एक रेंज 1 को चेक करेगा, और एक रेंज 2 को चेक करेगा। यानी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंजेस को अलग अलग चेक किया जा रहा होगा। अब उन 3 जो नेस्टेड इफ होंगे ना, वो तीनों जब कलेक्टिवली ट्रू होंगे तो जाके फिर आपका ये वाला प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज वो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो आई होप यू आर गेटिंग द आंसर कि भाई आपको क्या करना है। अब मुझे बताएं कि क्या ये वाली बात आपको समझ में आई है, जो आपने नंबर के हवाले से खाली पूछी थी। पहले तो ये बता दें कि क्या समझ में आई है आपको ये वाली बात। जी सर क्लियर है। ठीक है, अच्छा भाई, क्लास किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी, लेस देन अ मिनट बाकी है। तो आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, और अगर कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो मुझसे एक्सक्यूज व्हाट्सएप मी पे। सर। जी जी। सर जरूरी तो नहीं है कि नंबर में हम लिमिट लगाएं, जो भी नहीं, कोई नंबर ज़रूरी इनपुट नहीं हो रहा है। है वो डायरेक्ट भी आ सकता है, जी हाँ। जी जी जी, बिल्कुल।